Welcome to Akhand Vidyashram, the first unit of impeccable wisdom. Rajas, Jyotir, the dynamic life of creation of the universe. We have spoken about before the creation, now during the creation, then we will talk after the creation. मेरा धर्म impeccable wisdom है, अखंडता है, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सब कुछ एक ही जीवन में जानना है और मेरी डिस्कवरी जो है वो दिव्यांक है जिसके आधार पे पूरी सृष्टि के परफेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना मेरे लिए आसान हुआ है एंड वही ज्ञान मैं दुनिया के साथ बांट रहा हूं। बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जो लिखा गया है उसके आधार पे सनातन धर्म ने एक चीज को दिखाया है कि सृष्टि में एक चीज इंपॉर्टेंट है, निराकार निर्गुण ब्राह्मण। आप ये सवाल पैसा करते हैं, डू वी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट? क्या हम निरंकार निर्गुण ब्राह्मण के अर्थ को जानते हैं? हाँ, बताया गया है निरंकार मीन इसकी कोई फॉर्म नहीं है, निर्गुण इसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, सुरक्षित है और ब्राह्मण ईश्वर है। अगर ये चीज दिखाई गई है कि है और इसके बारे में मेरा मानना है कि फॉर्मलेस परफेक्ट डिवाइन नेचर का सारांश निरंकार निर्गुण ब्राह्मण में है एंड दैट इज स्टेट बिफोर द क्रिएशन। सृष्टि के बनने से पहले ये सब चीजें कुदरत में पड़ी थी, वो किसी को नजर नहीं आ रही थी, फॉर्मलेस थी, ओमनीपोटेंट थी, उसमें सारी शक्तियां थी, ओमनीसेंट सब कुछ जानते थे, ओमनी प्रेजेंट थी, इंटीग्रेटेड थी, डिवाइन नेचर थी। कुदरत के हर असूल हर चीज सच्चानंद की तरह अंतर्यामी की तरह उसमें पड़ा था मगर कोई देख नहीं पाता था। और मेरा मानना है कि वो इसलिए नहीं देख पाता कि इंसान की जो 5 आंखें हैं उसकी एक सुरक्षित सीमा है, उसके बीच में वो काम करती है, उसके आगे या पीछे देखना नामुमकिन सा काम है। मगर जो इंसान कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है वो कुदरत के हर चीज को देख सकता, चाहे वो फॉर्म्ड है या अनफॉर्म्ड है। तो निरंकार निर्गुण का मतलब कि जो था जिसे कोई देख नहीं सकता था, कोई महसूस नहीं कर सकता, वही प्रेजेंट था। वही मेरे कहने का मतलब बिफोर साइलेंस से पहले वही था। वो विजिबल नहीं था, परसेप्टिबल नहीं था, किसी को देख नहीं सकता था, कोई नजर नहीं आ सकता था, कोई महसूस नहीं कर सकता था, उसकी क्वालिटीज को नहीं महसूस कर सकता था, यही था। और वही चीज कुदरत की हर चीज का सोर्स वहीं से निकला है, उसी से मेंटेन किया है, उसी में डिसॉल्व हो जाएगा। पूरी सृष्टि का जो नियम है, कुदरत के कानून हैं, कुदरत से पहले सब वहीं पे हैं। अब इसी चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया उसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। कुदरत की हर चीज जो भी दुनिया में बनी है आत्मा से निकली है और आत्मा में ही वापस जाएगी। और आत्मा की क्वालिटी है, इसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना डिसॉल्व कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर तरीके से बिल्कुल सुरक्षित है, सेम है और सच्चित आनंद की तरह है। हर चीज इसी से आती है, इससे ही मेंटेन होती है, इसी में खत्म हो जाती है। तो आत्मा को जानना बहुत जरूरी है और आत्मा के बारे में सनातन धर्म में जो क्वालिटीज दी गई हैं वो क्वालिटीज मुझे इनर्ट डार्क मैटर नोबल गैसेस में ही नजर आती हैं। ये मैंने समझाया था। ऋग्वेद में नसदिया सुक्तन में यही कहते हैं कि इसमें जो चीजें मैंने दिखाई हैं जिसमें निरंकार भी है, तमस भी है, निर्गुण भी है और साथ में ही काम करने की शक्ति है। जब कुछ भी जो भी, चाहे वो तमस है, चाहे अंधकार है, चाहे मृत्यु हो, जो भी चीजें हैं इन सब चीजों को इसमें वर्णन किया है। मगर साथ में इन श्लोक में यही कहा गया इसको जानने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि देवी देवता भी बाद में ही बनाए गए थे। उससे पहले क्या था ये जानने की सोचनी है। यही एक कोश है जो सारे दुनिया के लोग कर रहे हैं मगर कोई किसी नतीजे पर नहीं आया है। यही ऋग्वेद का भी एक सारांश रह चुका है। अब मेरा मानना है कि ये सब कुछ इनर्ट मैटर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी कुदरत की कोई भी चीज आने से पहले बिना चीज आकार के नहीं हो सकता है। तो प्राइमर्डियल स्पेस आकाश में क्रिएशन से पहले
डार्क इनर्ट मैटर जो नोबल गैसेस थी उससे ही शुरू हुआ है। और मेरा मानना है कि स्पाइरल गैलेक्सी तक, मिल्की वे तक मॉडर्न साइंस ने पूरी इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली मैथमेटिकली करेक्ट दी हुई है। उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि मिल्की वे जो स्पाइरल गैलेक्सी की जो बनाया गया था वो नियॉन 21 के आइसोमर से हुआ था, ये भी मैंने समझाया है। बृहद में यही कहा था कि नथिंग इन द, कुछ नहीं था, सब मृत्यु फॉर्म में था। मृत्यु का मतलब नहीं ये डेड बॉडी में है, इसका मतलब वो है मगर वो हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। वो उसमें भी हम इनर्ट मैटर या तमस अंधकार वही चीज नजर आती है। अखंड ऋषि के माध्यम में या कथा उपनिष के माध्यम से और जहां तक गीता उपदेश के माध्यम में मैंने कहा था कि जो फिजिकलाइज बॉडी है जिसमें 5 हॉर्सेस और चैरियट, वो जीवात्मा या 100 ट्रिलियन सेल्स की बात कर रहे हैं, वही कंसेप्ट है जीवात्मा। और अर्जुन अंतरात्मा की बात करे क्योंकि वो अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका पूरा जीवन आत्मा के तक जुड़कर वो हर चीज को मुकम्मल तरीके से देख पाता था, इसलिए वो बहुत बड़ा योद्धा सक्सेसफुल रहा है। और भगवान कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है, तो तीनों जीवात्मा भी है, अंतरात्मा भी है, परमात्मा ही इस पिक्चर में है। वही कथा उपदेश करते हैं, वही गीता उपदेश है, वही अखंड ऋषि है। यहाँ पे भी जीवात्मा तो सारे डिजॉल्व एलिमेंट्स, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और सेल की उदाहरण है। और अंतरात्मा जो है या अर्जुन की है वो हीलियम 4 है। और कृष्ण भगवान, मैं यही कहूंगा कि वो गायत्री का स्वरूप या नियॉन 21 की बात करते हैं या नियॉन की बात करते हैं। आप मैंने ये भी बताया था कि मैं 8 हर्ट्ज 8.7 हर्ट्ज तक थ्रू आउट द ब्रेन में अल्फा फ्रीक्वेंसी को निकाल पा रहा हूँ। उसके आधार पे मैं आकाश कोश के साथ जुड़ा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आकाश कोश से मिली है। उसको फिर मॉडर्न साइंस के माध्यम से, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश। जैसे आकाश कोश में है, अब मैं 8.73 के आज से वंडर बना पा रहा हूँ। उसके साथ जुड़ने से वहां से इंफॉर्मेशन लेने के बाद साइंस के माध्यम से परफेक्ट मैथमेटिकल डिजाइन हो, क्योंकि कुदरत को आपको जानना है तो मैथमेटिक्स का जानना बहुत जरूरी है। और कंक्लूसिव है तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। मदर ऑफ साइंस इज मैथमेटिक्स, मदर ऑफ ऑल द डिवाइन नेचर इज मैथमेटिक्स। कुदरत ने हर चीज जो मुकम्मल है, संपूर्ण है, अखंड है, वो मैथमेटिकली डिजाइन किया हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ इसलिए कर पा रहा हूँ। अब उसके आधार पे मैंने ये महसूस किया है कि बिफोर द क्रिएशन, जिससे हम अंधकार की बात करते हैं, जब मृत्यु की बात करते हैं, जब तमस की बात करते हैं, वो इनर्ट मैटर ऑफ हीलियम 4 या आइसोमर्स नियॉन 21 थे या आर्गन 40 हो सकते हैं। अब हीलियम पे हम नहीं जाएंगे और आर्गन 40 पे नहीं जाएंगे, तो नियॉन 21 को आधार बनाकर मैंने ये दिखाया है कि आर्गन 40 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके आधार पे ये सृष्टि में था और ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर के कारण जब तक इसे चार्ज ना किया जाए इसमें कोई रोशनी नहीं आती है। एवरीथिंग सेंटर्ड इनटू द, क्योंकि बाहर के ऑर्बिट कंप्लीट हैं तो बाहर रोशनी नहीं जा रही है, सब अंदर की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है। इसके आधार पे उसमें कोई रोशनी नहीं होती है जब तक कि वो ऐसे ही घूम रहे हैं। ये चीज मैंने नियॉन, हीलियम और आर्गन सिंबल्स के आधार पे भी दिखाया है। और सिमिलरली मैंने ये भी बताया कि सबका सारांश अखंड भारत के ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों, ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि अखंड ऋषियों ने दिखाया कि इसका सारा सारांश गायत्री पिक्चर में है, जिसमें 10 आर्म्स 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन की ही बात कर रहे हैं। ये हम पहले दिखा चुके। दिखाने के बाद मैं यही कहूंगा कि निरंकार निर्गुण ब्राह्मण जो है वो बिफोर द क्रिएशन था और उसे देखना सबकी बस की नहीं है।
मगर क्योंकि इसका आधार हमारे ग्रंथों में बार बार दिया गया है, इसके आधार में कहा ये संभावना थी, लोगों ने सोचा ऐसा है, मगर वो क्या है ये दिखाया नहीं गया है। और उसको दिखाने के लिए फिर निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को साकार सरगुण ब्राह्मण में जब बदल गया है, तो हम उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, जब सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, जब देवी देवताओं की, चाहे वो अदिति हो, चाहे वो गायत्री हो, चाहे आदि प्राशक्ति हो, इन सब में देखने की कोशिश की, ये दिखाया गया है। उसके आधार पे हम ब्रह्मांड कैसे बना था, सोलर सिस्टम स्पाइरल गैलेक्सी तक, उसकी क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई थी, ये मॉडर्न साइंस कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी के आधार पे दुनिया को पेश कर रहे हैं। सारांश जो मैंने दिखाया है कि सृष्टि के निर्माण से पहले जो अंधकार तमस था वो नियॉन 21 के कारण था, और क्योंकि उसकी सारी क्वालिटीज दिखा गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, वो बिफोर द क्रिएशन ये है। तो मैं समझता हूं कि इसके आधार पे दुनिया का हर इंसान समझ लेगा कि निरंकार निर्गुण ब्राह्मण नियॉन 21 है, तमस अंधकार और मृत्यु भी वही है, और उससे ही शुरू हुआ है। तो अब आगे क्या हुआ है, जिसका विषय हम इस वीडियो में कर रहे हैं, उस पे चलते। ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स बनने के बारे में मेरी आत्मा की आवाज है, क्या आप आकाश कोश की आवाज है कि बैंक के साथ आइसोमर 21 जो उसमें पड़े थे, वो they were free, they were not colliding with each other, they were present in abundance। आपको इसे शून्य की तरह देखना चाहता है, जब बड़ी देखते देखना है, ये अपनी संभावना है। मगर मेरा मानना फुल यूनिवर्स जो था उसमें आइसोमर 21 थे, इंडिपेंडेंट थे, तो डार्कनेस थे। मगर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, चाहे वो नोबल गैसेस की तरह है या एटम एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरह है, सब में डायनामिज्म है। आइसोमर्स और 21 में भी डायनामिज्म है, दे घूमता है, मगर वो घूम के एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे थे। जिस वक्त दोनों ने कोलाइड किया, तो नियॉन 21 मिलने के बाद, फ्यूजन के बाद, देयर वाज फॉर्मेशन नियॉन 22 एंड दैट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइट। वही रोशनी बन गई थी, वही प्रकाश मात्र था, उसे ही हम ज्योति कह सकते हैं, उसे ही जागरूकता कह सकते हैं। वो सारी दुनिया उसी वहां से शुरू हुई थी। इज द फर्स्ट स्टेज, वही पहला है। मगर वक्त के साथ, टाइम के साथ, नियॉन 21 बनकर 22 से 21 फिर 20 तक आकर दुनिया में पैदा हो गया है। सारांश ये है कि सृष्टि के निर्माण से पहले नियॉन 21 के आइसोमर थे, बट उस पर कोई कोलिशन नहीं था। जब कोलिशन बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हुआ था, तो वो नियॉन 22 बन गया था, वो रोशनी बन गई थी। फिर समय के साथ आके नियॉन 20 और नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22 एक परफेक्ट स्टेबल आइसोमर्स हैं। ये तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही चीज कहा जाता है कि बनाने के बाद लॉर्ड ब्रह्मा ने भी टुक रेस्ट फॉर 1.5 years कहा गया था, और मेरा मानना है इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आवर यूनिवर्स, मेरा मानना है कि नियॉन 21 डिसॉल्व होकर आइसोमर 20 में बन गया है, और साइंटिफिक एविडेंस है कि परसेंटेज नियॉन द यूनिवर्स मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए, नियॉन 20 90% है, नियॉन 21 1% है, और नियॉन 22 9% है। ये सृष्टि का, और मेरी यही कोशिश है कि मैं साइंटिफिक एविडेंस दूं जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे दिखाया गया है, ये है, आप उसे साइंस के माध्यम से, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के माध्यम से, केमिस्ट्री के माध्यम से और परफेक्शन के माध्यम से पेश करने का ही मेरा एक धर्म है। और जो एविडेंस साइंस ने दिए हैं उसके आधार पे ही मैं जवाब दे रहा हूं। आज भी नियॉन की यूनिवर्स में परसेंटेज नियॉन 20 की 90% है, नियॉन 21
1% है, नियॉन 22 9% है। ये प्रूव करता है ये तीनों आइसोमर्स आज भी स्टेबल हैं, ये प्रेजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारंश इसमें आ गया, बिफोर द क्रिएशन आइसोमर्स 21, कोलिशन आइसोमर 21, लेट द फॉर्मेशन आइसोमर 22। एंड अब इसे आगे समझने के लिए मैं समझता हूं कि मुझे एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अध्ययन नीचे लेके आना चाहिए। अगर आप मॉडर्न साइंस के माध्यम से देखिए, जिसने कुदरत को जानने का एक साइंटिफिक मैथमेटिकल डिजाइन है, उसे हम पाई कहते हैं, और पाई इज 22/7। इसके आधार पे ही किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है, ये साइंस का मानना है और साइंस ने दिखाया है। मैं उसी चीज को लेकर, अगर कुदरत एक सृष्टि की तरह, एक सिंबल की तरह, एक शून्य की तरह, या एक सर्कल की तरह, या एक स्फेरिकल की तरह है, तो उसका आधार पाई में है, उससे ही चीजें बनी हैं। अब जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि सोलर सिस्टम में भी वेदों के हिसाब से 21 लेवल्स हैं, जिसमें अर्थ के 7 पार्ट हैं, अताल टू पताल, अंतरिक्ष के 7 पार्ट हैं और 7 हेवंस हैं। उसके बाद जाने के लिए एक 22nd स्टेप लिया जाता है, जिसे हम 22 का है। उसके आधार पे फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन लॉर्ड ब्रह्मा को हम 22/21 की तरह से मानते हैं, और जो 22/21 पाई का 1/3 ही है और कुछ नहीं है। और इस बार इस विषय को बड़ी पूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ, अखंडता के साथ हमारे ऋषियों ने लॉर्ड ब्रह्मा की पिक्चर में डाला है। आप इसे नीचे पिक्चर को ध्यान में देखिए, इसमें 3 चेहरे हैं जो बिल्कुल नजर आते हैं, एंड हर चेहरे को आप 7 हिस्सों में देखते हैं। 7 + 7 + 7 21 है, मगर एक चेहरा जो चौथा है, उसका छोटा सा अंश आप देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं 22/7 बन जाता है, पाई का स्ट्रक्चर बन जाता है, मगर उसी से सृष्टि के निर्माण होते 1/3 है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन 22/21 बन जाती है। मैं मानता हूं एक साधारण आदमी के लिए इस लेवल का मैथमेटिक्स समझना, जानना, पहचानना मुश्किल है, मगर मेरी एक ही कोशिश है कि अगर आपको फिलॉसफी से उठकर कुदरत को देखना है, जानना है, पहचानना है, तो मैथमेटिक्स को जानना बहुत जरूरी है। और जब तक कि मैथमेटिकली कंक्लूसिव होगा तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी दुविधा का कारण बन जाता है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर की तरफ देखते हैं, सृष्टि की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि हर तरीके से मुकम्मल है, उसमें हर चीज मैथमेटिकली डिजाइन की है, फिजिक्स के आधार पे है, केमिस्ट्री के आधार पे है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, अपनी शेप है, सब कुछ है। और मेरी यही कोशिश है साइंस के माध्यम से ही आध्यात्मिक ज्ञान को भी जानना है। अब मैं देखता हूं कि दुनिया में काफी डिस्कशन चल रही है कि रिलीजन और साइंस के बीच की तराप चल रही है, और मेरा मानना है कि रिलीजन को निकाल दीजिए। Time has flown out of religion because all the religions, to my extent, are the representation of human minds. ये कुछ लोगों ने अपने अनुभव के आधार पे रिलीजन बना के दुनिया के साथ कुदरत के नियम को दिखाने की कोशिश की है, मगर सब मैन मेड हैं, वो कुदरत के देन नहीं है। तो रिलीजन और साइंस के बीच की लड़ाई छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ मेरा ये भी मानना है कि साइंस आज जो भी कह रही है वो मैथमेटिकली कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, सब में कितनी गलतियां हैं, क्योंकि उसका आधार मैन मेड डिजाइन पे है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, जितने भी मेथड्स हैं। मगर कुदरत के दिव्यांग के आधार पे अगर देखेंगे तो आप हर चीज में अखंडता महसूस कर पाएंगे। यही एक विषय मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। जगह अगर आप दुनिया को, सृष्टि को, क्रिएशन से पहले, क्रिएशन के दौरान, क्रिएशन के बाद, उससे लेकर आज तक
जो भी हुआ है, जो मैं पेश करने वाला हूँ, वो सिर्फ दिव्यांग के आधार पे ही है। उसे न्यू सिंबल में, डिजाइन में मैंने बनाने की कोशिश की है। यही दुनिया को दिखा रहा हूँ कि अगर इसको समझ आ गया तो आपको परफेक्ट एनाटॉमी, परफेक्ट फिजियोलॉजी, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री, परफेक्ट साइकोलॉजी जानने का मौका मिल जाएगा। आप उसके आधार पे वही करेंगे जो कुदरत ने आपके लिए डिजाइन किया है। तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान अपने आप में संपूर्ण होगा, अखंड होगा, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होगी, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, फिजिकली परफेक्ट रहेगा, इमोशनली भावनाओं से संपूर्ण तरीके से अच्छा रहेगा, मेंटली वेरी पावरफुल हो जाएगा, मस्तिष्क बुद्धिशाली बनेगा, आस्तमिक रहेगा और कुदरत के साथ जुड़ेगा। उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी, वो लंबे जीवन अच्छे तरीके से कमा पाएगा। यही एक विषय है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बन पढ़ के मैं आज यही कह सकता हूँ कि आज मुझ में आई कैन टॉक अ रिवर्स ऑफ एजिंग। जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है खाने पीने और अच्छे तरीके से ही। यही चीज मैंने दिव्यांग में, तो इसके आधार पे यही कहा सकता है कि फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन, द यूनिवर्स सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ 21 पार्ट्स। उसके आगे जाने के लिए 22nd पार्ट जो लिया जाता है, अभी तक ब्रह्मांड का ही आधार हुआ। बाकी चीजों के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, मैंने उसको बता दिया कि यही जीवन है। अब इन सब चीजों को मैंने इसके सिंबल में डाला है। इसके विषय में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसे समझ सकते हैं और समझ रहे हैं, और आगे और भी ज्ञान इसमें से निकलने वाला है। अब इस सिंबल में अगर आप 2 लीव्स पेटल देख लेंगे बर्ड के, वो बर्ड की तरह हम उड़ सकते हैं, होराइजन के बाद जाके कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है, यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, आपसे बात करके, मेरे अपने अनुभव आपको दिखाने के लिए, मैथमेटिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस के माध्यम से दिखाने का अच्छा मौका है। मैं खुश हूँ और अपने शेर दिखा रहा हूँ। वो सब सवालों के जवाब दे रहा हूँ जिसके आज तक किसी ने जवाब नहीं दिए। या तो मैथमेटिकली नहीं दिए गए, ना फिलॉसफी में दिए गए, ना साइंस में किए। वो सच्चित आनंद का अनुभव करके, देख के ही दुनिया के सामने पेश किया है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत